कटकमदाग में युवक का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। हजारीबाग चतरा लेपो मुख्य मार्ग को जाम किया गया। आपको बता दें कि अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर के लगातार लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना को लेकर के क्षेत्र में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लोगों के बीच आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं उस जगह की जहां लगातार पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, जाम हटवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक स्थानीय लोग नहीं माने हैं। वहीं मृतक प्रभात कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया है और घटना की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तो तस्वीरें देखिए जहां लोग अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम प्रभात कुमार की मंजली बहन हैं। प्रभात कुमार का हत्या किया गया है और जो हत्या किया है उसको फांसी का सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उसका कार्रवाई कीजिए। और मेरा भाई को, मेरा एक भाई है, उसको नौकरी दिया जाए। और मेरा मम्मी बूढ़ी है, मेरा पिताजी नहीं है, मेरी माँ बहन कुमारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, गोलीबारी करते हैं, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी में भी कितना विलंब हो रहा है। आखिर फिलहाल इसको लेकर के क्या अपडेट है, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? और जैसे कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं आक्रोशित लोग जाम लगाए हुए हैं, तो वहां की फिलहाल क्या स्थिति है, अपडेट दीजिए सुशांत। तो देखिए इस वक्त आपको हजारीबाग से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां कटकमदाग में युवक का शव मिला और शव को लेकर के लोगों में आक्रोश भी खास तौर पर देखा जा रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और गिरफ्तारी की मांग की है। जो भी अपराधी इसमें संलिप्त हैं उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन इस घटना के बाद अब लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि पुलिस के रहते हुए भी अपराधी इतने बेखौफ है, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अपराधी की गिरफ्तारी भी नहीं होती है। आक्रोशित लोग लगातार मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट क्या है, क्योंकि हत्या की आशंका जताई जा रही है, परिजनों का क्या कहना है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से ये जो घटना घटी है, घटना घटने के बाद अहले सुबह से ही परिजनों ने सड़क को जाम कर रखा है। उनका मांग है कि इस घटना को लेकर जो है पुलिस जल्द से जल्द छानबीन करे और आरोपी की गिरफ्तारी करे। इसके साथ ही जो है उनकी मुआवजा की मांग है, नौकरी की मांग है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस के वरीय पदाधिकारी एसडीपीओ वगैरह भी जो है घटनास्थल पर मौजूद है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और जाम को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जाम का जो स्थिति है वो काफी लंबी हो गई है। लंबे लंबे जो है सड़कों पर जो है वाहन देखे जा रहे, तो कहीं ना कहीं जो है यातायात व्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है। तो लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। जी ठीक है सुशांत, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां आज भोगरा डी जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। अमर शहीद सिद्धो कान्हू की जयंती समारोह में शामिल होंगे सीएम। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। समारोह में कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन साहेबगंज पाकुड़ गुड्डा को कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। 146 योजना का शिलान्यास करेंगे सीएम सोरेन और इसके साथ ही 361 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। 3 जिलों की महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ भी मिलने वाला है। बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से, राजधानी राज्य से बता रहे हैं। साहिबगंज पाकुड़ गुड्डा को सौगात मिलने वाला है सीएम की तरफ से और इसके साथ ही 146 योजनाओं का शिलान्यास और 361 योजनाओं का उद्घाटन सीएम सोरेन की तरफ से किया जाएगा। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी होगा और 3 जिलों की महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ भी सीएम सोरेन देते नजर आएंगे। सीएम सोरेन के साथ आज कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं और सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अमर शहीद सिद्धो कान्हू की जयंती समारोह में सीएम सोरेन शामिल होने के लिए आज भोगरा डी जाने वाले हैं और इसको लेकर के पूरी तैयारी भी कर ली गई है। कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। और अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के बाद झारखंड कांग्रेस के सभी नेता रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर सभी नेताओं ने संगठन की मजबूती का दावा किया और कांग्रेस नेताओं ने यह कहा कि गांधी की धरती से वो संकल्प सिद्धि और संघर्ष का मंत्र लेकर के लौटे हैं।
प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों का जोरदार विरोध किया और एक खास समुदाय को देश में निशाना बनाए जाने का आरोप भी लगाया। गुजरात जीत का मंत्र लेकर झारखंड की धरती पर आए हुए हैं। हम लोगों का नारा था संपर्क, संघर्ष और यह संकल्प, समर्पण, संकल्प और संघर्ष। कांग्रेस को एक जीवन मिला है वहां से, और फिर से एक देश को आंदोलन की आवश्यकता थी। वो आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है आदरणीय राहुल गांधी जी के माध्यम से, और हम ये दावे के साथ कर सकते हैं आने वाले देखिए विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। हमारे एक एक बड़े से छोटे नेता गांव-गांव तक पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत नीचे तक है। सरयू राय थोड़ा मेंटल हो गए हैं। सुबह से रात तक बिना मेरा नाम लिए उनका पेट का खाना नहीं पच रहा है। अच्छा है, बुजुर्ग आदमी है, पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, वो नाम लेते रहेंगे तो उनका पाचन अच्छा होगा। अभी हम लोग अब कहाँ मुद्दा से भटका दे रहे हैं जी। में जो अधिवेशन हुआ न्याय यात्रा, ये बहुत ही अहम अधिवेशन था। खास करके हम लोग कोई भी स्थल से ये कार्यक्रम कर सकते थे, मगर आरएसएस के गढ़ पे जाके हुंकार भरने का एक अलग ही ऊर्जा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आया है। और राजधानी राज्य से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त का झारखंड दौरा है और आज मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। 12 अप्रैल को रजरप्पा में यह बैठक होने वाली है। स्थानीय वॉलंटियर्स इसमें मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को दशम फॉल में बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा और बेहतर काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाना है। बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां 12 अप्रैल को रजरप्पा में ये बैठक होने वाली है। स्थानीय वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को दशम फॉल में बीएलओ को सम्मानित किया जाना है। और इसी बीच आपको एक सियासी क्लियर से बड़ी खबर भी बताएं, जहां बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी ने 553 में से लगभग 200 मंडल अध्यक्षों के नाम पर रायशुमारी की है। शेष मंडलों की रायशुमारी एक हफ्ते में पूरे करने का निर्देश दिया गया है, तो एक सप्ताह में इसे पूरा करने का निर्देश भी, शेष मंडलों की रायशुमारी एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश भी इसमें दिया गया है। और आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक होने वाली है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। बीजेपी ने बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए देश के दलित वोटरों को जोड़ने में जुट गई है। बीजेपी इस बार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। वैसे तो बीजेपी हर साल अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम करती है, पर इस बार बीजेपी का फोकस दलित वोटर है, जो अब तक बीजेपी से दूर है। अब जेएमएम और कांग्रेस ने भी इस पर खास तैयारी की है। बाबा साहब अम्बेडकर का के लिए मानव श्रृंखला बनाए या अनशन पर बैठे, जीतेगी तो इन कांग्रेसियों ने उनका हमेशा निर्गत ही करने का काम किया। अंबेडकर जी का स्थान बहुत ही ऊंचा है। संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, दलितों के अधिकारों के पैरोकार, आज जो निचला तबका है, आज जो भी उत्थान हो पाया है, मैं समझता हूँ अंबेडकर जी की देन है। और हमारी पार्टी अंबेडकर जी के रास्ते पर चलती है। हम उनके अधिकार की ही बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो बाबा साहब के ऊपर पूरी तरह आस्था रखती है। और बाबा साहब के जयंती के शुभ उपलक्ष्य पे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक से होते हुए, देवेंद्र मांझी चौक से होते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक तक वो मानव श्रृंखला रहेगी। और हर व्यक्ति जो मानव श्रृंखला में सहभागी बनेंगे, एक दूसरे के हाथों में संविधान की प्रति देने का काम करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव भले ही संपन्न हो चुकी है, मगर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में राजनीतिक तल्खी और बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के एक समर्थक गोपाल यादव ने जमशेदपुर साइबर थाने में एक मामला दर्ज कराया है,
जिसमें उन्होंने शंभू कुमार यादव नामक व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कार्यों को मैं फेसबुक हैंडल से लोगों के बीच में रखता हूं। विगत 3-4 दिनों से शंभू कुमार यादव आईडी से अनगल बातें बोली जा रही है, मेरी माँ से संबंधित, मेरी बहन से संबंधित, मेरी पत्नी से संबंधित। और कल तो बहुत बड़ी बात हो गई जब मैंने इसको सोशल मीडिया पे डाला कि मैं इस पर एक्शन लूँगा, तो मेरे बेटे को भी धमकी दी गई स्कूल से निकलने के बाद, गोपाल यादव तुम्हारा पापा समझा लेना नहीं तो पीतल पार हो जाएगा। मैं आज आया हूँ जिला प्रशासन के पास। जिला प्रशासन जांच करेगी कि शंभू कुमार यादव आईडी किनकी है, कौन है। यहाँ तक कि वो नीतीश कुमार को भी गाली दे रहे हैं, इसकी भी प्रति मैंने जिला प्रशासन को दी है। झारखंड में प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो मौत का सिलसिला है वो नजर नहीं आ रहा है। इस क्रम में धनबाद जिले के गोमो हरिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा बेड़ा के युवक की कुवैत में टावर से गिरने से मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने उनके अंतिम दर्शन के लिए सरकार से गुहार लगाई है। मेरा भाई रंजीत कुमार कलकत्ती कंपनी में काम करने के लिए गए थे, वहाँ टावर से गिरने से उसका मौत हो गया है। आप उसका शव विधि विधान से और मुआवजा देके उसको भेजने की कोशिश करें। पिछले दिनों स्टील प्लांट BSL के प्रशासनिक भवन के सामने नौकरी की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों पर CISF ने लाठीचार्ज किया था, जिसकी वजह से 24 साल के प्रेम कुमार महतो की मौत हो गई थी। और अब इस मामले पर सियासत भी देखिए तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है और ये कहा कि बीजेपी विस्थापितों की लड़ाई और उनके हक, उनके अधिकार दिलाने की साथ खड़ी है। विस्थापितों की मांग स्वाभाविक है और ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए प्रेम कुमार महतो को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो एक स्वाभाविक मांग है कि बच्चे को शहीद का दर्जा और CISF के जवान जिस प्रकार से मारा है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो हम लोकल पुलिस प्रशासन से भी हम बात करेंगे, जिन्होंने मारा उनके ऊपर तो हत्या की मर्डर केस होना चाहिए और उनको सजा दिला करके उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। PM मुद्रा योजना लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा है। जहां रोजगार का साधन कुछ भी नहीं है, वहां के बेरोजगार युवाओं के लिए अन्य राज्यों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब ऐसे में मुद्रा योजना गढ़वा में बेरोजगार और छोटे व्यवसायियों के लिए ये लाभकारी साबित हो रही है। एक तरफ इस योजना से नए लोग अपना छोटा मोटा रोजगार खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहले से रोजगार कर रहे छोटे मोटे व्यवसायी इस योजना की मदद से अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा रहे हैं। व्यवसायियों का मानना है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई मुद्रा योजना सीधे लाभ पहुंचा रही है और इस योजना के तहत बैंक के द्वारा बहुत ही आसानी से कम ब्याज पर लोन मिल रहा है, जिससे व्यवसाय को विस्तारित करने में काफी ज्यादा सहयोग साबित हो रहा है। मुद्रा लोन की अच्छा लोन है और 10 साल से चल रहा है ये मुद्रा लोन योजना। हम भी लिए हैं मुद्रा लोन में, हमारा दुकान फैशन सिटी गढ़वा में है, तो अच्छा ही लोन है, बहुत अच्छा ही लोन है। सरकार के द्वारा यह चलाया हुआ बहुत ही अच्छा स्कीम है। मोदी जी की सरकार जब से आई है उसके बाद से मुद्रा लोन का जो है हम लोगों को फ़ायदा मिला हुआ है। इस साल के यानी लगभग 2 साल पहले मैं इसका फ़ायदा उठाया हूँ और उसमें जो है पहले मेरा बिजनेस कम था, अब मुद्रा लोन लेने के बाद उस पैसे का हमने सदुपयोग किया और आज उससे बहुत ज़्यादा हमारा फार्मिंग जो है आगे बढ़ गया। ये लोन निश्चित तौर पे बेहतर है और इस ज़िले में जो मुद्रा लोन का जो 3 वेरिएंट है, कुल मिला करके 32,500 के आसपास जो है ना लोगों को ऋण दिया गया है, जिसकी राशि करीब 21 करोड़ के आसपास आती है और लोग भी इसे बेहतर ढंग से चला रहे हैं अपना जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार को, और साथ साथ लोगों को रोजगार भी जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। कोई दुकान ही चला रहे हैं तो उसमें भी वो कर्मचारी के रूप में कुछ लोगों को रख करके वो रोजगार प्रदान कर रहे हैं।
चतरा के सिमरिया प्रखंड के सोहरकला गांव में रहने वाले कुमार शुभमन सिंह की कहानी किसी प्रेरणादायक किताब के पन्नों से कम नहीं है। बीटेक और एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनियों में लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी करने वाले शुभमन ने शहर की चमक दमक को ठुकराकर अपने गांव की मिट्टी को चुना। 2011 में जब वो अपने गांव लौटे तो उनके मन में एक ही संकल्प था कि पर्यावरण संरक्षण और गांव के विकास के लिए कुछ करना है। आज उनकी मेहनत और लगन ने न केवल सोहरकला को हरियाली से भर दिया है बल्कि गांव के दर्जनों युवाओं को रोजगार भी दिया है। शुभमन की कहानी पर्यावरण, कृषि, पशुपालन और सामाजिक उत्थान का एक अनूठा संगम है। हम लोग लगभग यहाँ 12 मजदूर रहते हैं, काम करते हैं यहाँ पे। बाल बच्चा का यहीं से रोजी रोटी चल रहा है और यहीं से पढ़ा लिखा भी रहे हैं और लगभग हम यहाँ पे 3 साल बीते जा रहा है। हमको सुबह दिया है काम, नून रोटी चल रहा है। उड़ीसा में पहले थे, अपन गांव आ गए, यहाँ नून रोटी चल रहा है भैया। पहले कलकत्ता में काम करते थे सिलाई का, वहाँ भी ढेर दिन काम किए। उसके बाद जब घर आए तो उसके बाद ये हमको मिले, बोले स्टाफ का जरूरी है, मेरे पास रह जाओ। तो 2016 से अभी तक हम यहाँ हैं। मेरा रोजी रोटी चलता है, जितना स्टाफ है सबका चलता है। मेरा काम यहाँ है, जितना स्टाफ यहाँ जो चीज़ सबकी कमी लगता है, सामान हो गया, बीज हो गया, किसी तरह कोई समस्या है उसको हमको समाधान करना। बंजर भूमि को एक उपजाऊ जगह बनाए और लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। यहाँ लगभग आपका 600 आम का पेड़ है, 400 चंदन का है और विभिन्न तरह के पौधे हैं। साथ में मछली पालन है, बत्तख पालन है। पुणे में नौकरी भी किया, सॉफ्टवेयर कंपनी में भी, और एमबीए के बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत दिन तक काम किया। उसके बाद कुछ दिन होने के बाद मुझे वापस गांव आना पड़ा। मेरे पारिवारिक और मेरा इच्छा भी नहीं था वहाँ रहने का। तो यहाँ आने के बाद खेती और किसानी में कुछ अच्छा करना था। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिता, माता और परिवार से मिली कि खेती में कुछ करना चाहिए। उसी के निमित्त मैंने एक मॉडल तैयार करने का फैसला लिया। ये 7.5 एकड़ हमारे यहाँ बंजर भूमि था, तो उसमें एक बगीचे का मैंने नींव रखा। उसके बाद इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मल्टी लेयर फार्मिंग के हिसाब से करना चालू किया। आज के डेट में हमारे बगीचे में लगभग 8000 पौधा है, जिसमें शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी और चंदन इमारती लकड़ी में है। ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाले अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए रेलवे विभाग ने अब तैयारी कर ली है। एक टीम का गठन किया गया है। पकड़े गए तो कार्रवाई के साथ जेल भी होगी। जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा। आपको बता दें कि लगातार 3 महीने में 14 घटनाओं से रेलवे विभाग और यात्री भी परेशान है और इसे लेकर के एक पुख्ता व्यवस्था की गई है। और अब ऐसे लोगों पर जो पत्थरबाजी करते हैं उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें जेल भी हो सकता है। सरकारी संपत्ति का नुकसान भी होता है, इसमें एक कड़ा कानून भी बनना चाहिए और आपसी में समझदारी भी होना चाहिए कि ऐसा सरकारी संपत्ति नुकसान ना करे। हम लोग मिलजुल से रहें, सबको शांति दे, अशांति से यात्रा करें। जी, रेलवे को भी नुकसान होता है, यात्री को भी नुकसान होता है। आए दिन सुनने में आता है कि ये वंदे भारत पे हो गया और ट्रेन पे पत्थरबाजी हो रही है, तो रेलवे को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। यही हम लोग के मानते। नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को भी चोट लगती है, आए दिन परेशानी भी होती है। उसके चलते आगे कहीं गाड़ी हर एक स्टेशन में रोक दिया जाता है। तो ये सब चीज़ से रेलवे को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, यही हम आशा करते हैं। यात्रा करने में तो नेचुरली सबको डर लगता है। आज मान लीजिए हम निकले हैं किसी जगह के लिए और हमें कोई चोट पहुंच जाए तो हम उस जगह के बजाय हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो ये सब चीज़ को रेलवे को ध्यान देना होगा। ये तो सुरक्षा रेलवे का ही काम है, सुरक्षा देना। जमशेदपुर से या अन्य जगहों से गुजरने वाली ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्व के लोग हो जाए सावधान, क्योंकि अब इन लोगों पर निपटने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ अब रेलवे विभाग ने भी एक टीम का गठन किया है। और लगातार जिस तरह कोल्हान से गुजरने वाली तमाम वंदे भारत एक्सप्रेस हो या अन्य एक्सप्रेस हो, उन पर पत्थरबाजी जो करते थे, उससे जहां रेलवे विभाग को बड़ा नुकसान होता था तो वहीं यात्रियों को भी चोट लगती थी। हालांकि अब इससे निपटने के लिए रेलवे विभाग ने एक टीम का गठन किया है और इस तरह के लोगों पर अब सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और अगर पकड़े जाते हैं तो उनको जेल भी भेजा जाएगा। मगर अब देखना ये है कि इस कानून के बाद क्या इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग पाता है या इसी तरह यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो बता दें आपको कि मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में अगले 24 घंटे अब मुश्किल होने वाली है। भारी बारिश के साथ ओले और ठनका का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 13 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 14 और 15 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे। कल बारिश हुई थी और आंधी ने तबाही भी मचाई। वज्रपात से कई लोगों की जान चली गई। अब इसे लेकर के मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के साथ ओला और ठनका का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने किया है। और आपको एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं। देखिए 13 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 और 15 अप्रैल को बादल छाए रहने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। कल बारिश हुई थी जिससे काफी तबाही मची थी। पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिला है और इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण से जो नमी वाली हवा है वो झारखंड की तरफ आ रही है। साथ ही में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तर पूर्व बिहार में बना हुआ है और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इन सिस्टम्स की मदद से जो नमी वाली हवाएं हैं वो झारखंड की तरफ भी आ रही हैं और जिसके कारण से हाल के दिनों में हमने देखा था कि टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए, गर्जन वज्रपात के लिए अनुकूल स्थिति। और गिरिडीह से लेकर के गोड्डा और रांची से लेकर के रामगढ़ तक बारिश हुई है। कहीं बारिश राहत बनकर आई तो कहीं आफत बनकर आई। झारखंड के 10 जिले गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद, रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, चाईबासा, दुमका के साथ ही हजारीबाग की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से मौसम का मिजाज बदला और मौसम के मिजाज बदलने की वजह से कई जगह तबाही मची तो कई जगह लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज